इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले वर्षों में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस की पूछने की बहुत संभावना है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखें, आपको आने वाले एग्जाम में इससे बहुत लाभ होगा। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। और इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ हैं। कोई भी अगर आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको आराम से समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहां पर इनका माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन फाइंड करना है। ओके, तो मीन कैसे निकलता है? तो मीन का फॉर्मूला है, मीन यानी माध्य, इसका फॉर्मूला है इनको टोटल करना है। यानी देखो माध्य कैसे निकलता है, हम इनको प्लस करते हैं और भाग देते हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 से, और मीन आ जाता है ना। x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 एंड x माइनस 2, इन सबको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 5 से। ओके, अब x x x, ये तो 5x हो गया, 5 बार है यहाँ पे, और इनको प्लस करते हैं जो नंबर हैं 77, 84, 89, 92, 90। ओके, अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो काट दो, इसको डिवाइड करो फिर इसे डिवाइड करो। इसे डिवाइड करेंगे तो 5 कट जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। आप कहीं ये मत करना कि इससे 5 काट दो और x प्लस 90 लिख दो, ऐसा मत करना। ओके, और या फिर आप यहाँ पे एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो कि 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 18, है ना, 18×5 = 90 अपॉन 5। 5 से 5 कटा और x प्लस 18, ये आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, यहां पे आप वीडियो को पॉज करो एक बार और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अचर बहुपद की घात क्या होती है? तो इसका आंसर है ए 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या हैं, ये जो अचर बहुपद है? देखो कोई भी जो पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल नंबर मिलेगा, जैसे 2 है, जैसे 0 है, जैसे 1/2 हो गया, जैसे √3 हो गया, जैसे -6 हो गया, सब के सब जो मैंने यहाँ पे लिखे, ये सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, अचर बहुपद। ओके, इनमें एक्स वाई ये सब देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्या है, ये है ये इनको अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं और इसकी जो घात है वो 0 होती है। ओके, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी ऐसा मिल गया 0 मिल गया और ये पूछा हो कि इसकी घात बताओ, इसको हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल की अगर पूछा हो कि इसकी घात बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। हिंदी में कहें तो परिभाषित नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो इससे भी कई ज्यादा बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, लेकिन ये भी काफी बार पूछा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास शून्य बहुपद हो यानी 0 पॉलिनोमियल, उसकी घात होती है परिभाषित नहीं यानी नॉट डिफाइंड। बाकी अगर आपके पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद, इसकी घात होती है क्या, 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहां पर यह है कि यह जो बिंदु है इस समीकरण पर स्थित है, हमने k का मान ज्ञात करना है, यानी जो ये है 3 4, ये इस इक्वेशन में है, किसमें, 3y इज इक्वल टू kx प्लस 7। हमने k फाइंड करना है, तो सिंपल है, x की जगह पे हम रख देंगे 3 और y की जगह पे हम रख देंगे 4। तो y की जगह पे हमने 4 रखना है और x की जगह पे हमने 3 रखना है। ये हुआ 4 × 12 इज इक्वल टू 3k प्लस 7, 7 इधर जाएगा, माइनस होके 5 आ जाएगा और नीचे करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा, है ना। तो k क्या आया, 5/3।
ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पे क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं यहां पे, इनमें से कौन से पॉइंट इस लाइन पे नहीं है? नहीं है, डज नॉट लाई। ओके, देखो हमारे पास है ये, इनमें से इस लाइन पे होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई तो यानी लाइन पे है, बट इक्वल नहीं आई तो फिर नहीं है। तो यानी हम पुट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किस में लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रही हैं। तो एक एक करके पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पुट करेंगे हम। ध्यान रखना ये एक्स और ये वाई होता है। तो -7 इज इक्वल टू 2 इंटू -5 + 3 -10 + 3 है ना, और -10 + 3 -7 होता है। बिल्कुल ये इक्वल आ रहे हैं, यानी ये पॉइंट है। हमने तो डज नॉट बताना ना कि नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं फिर। b -1 x -1 y1 रखते हैं। x -1 रखना है हमने, ध्यान रखना। -2 + 3 3 - 2 = 1 इक्वल आ गए हैं, यानी ये भी है। ओके, सी देखते हैं। ये 9x3 है। 3 दूने 6, 6 3 9, 6 3 9, ये भी इक्वल आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7 हमने रखा, y की जगह पे, x की जगह पे हमने 3 रखना है, और ये हुआ 6 और ये आया है 9। तो ये इक्वल नहीं है, यानी ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। ओके, तो वही पूछा कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। यहां पर है, ये यूक्लिड की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री? इनमें से, मतलब जो यूक्लिड ने बातें कही हैं, इनमें से कौन सी वो बात नहीं है, अगर हम आसान भाषा में ये समझें। ठीक है, तो पहला वाला अगर हम देखें, एक रेखाखंड को अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल ये बात तो है। यूक्लिड की अगर आप अभिधारणाएं पढ़ेंगे, ये है। रेखाखंड पर कहीं भी एक बिंदु बनाया जा सकता है, ये भी है। दो अलग अलग रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये नहीं है। भाई अगर दो अलग अलग रेखाएं हैं तो वो दो एक से अधिक बिंदु पर कैसे काटेंगी? या तो वो फिर देखो, मतलब या तो ऐसे काटेंगी, या दो रेखाएं अगर होंगी तो वो समांतर होंगी। तो दो बिंदु या तो कभी नहीं काटेंगी, और या फिर एक बार काटेंगी, पर एक से ज्यादा बार नहीं काट सकते। यानी जो सी है ये अभिधारणा नहीं है। ओके, ठीक है, तो जो ये सी पार्ट है ये यूक्लिड की एक पोस्टुलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आप देख सकते हैं ओ इस वृत्त का केंद्र है, हमने एक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। यहां पे क्योंकि ये है 40 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये इसका डबल हो जाएगा 80 डिग्री। ऐसा क्यों? देखो, एक प्रमेय है, एक थ्योरम है कि सेम बेस पर, मतलब वैसे ये है कि सेम जो आंख होती है, चाप, ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो इसका डबल होता है। जो भी वृत्त पर कहीं भी जो कोण बनता है उसके दुगना कोण यहाँ पर बनता है। तो अगर ये 40 है तो ये 80 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा। ठीक है, तो ये सेम है। ये जो है केंद्र पर कोण बना रहे हैं और यही वृत्त पर भी कोण बना रहे हैं। तो केंद्र पर बना कोण यहाँ पर सेंटर पर बना जो एंगल है इसके हमेशा डबल होगा। तो ये तो 80 पता चल गया है। अब OBC वाले जो ट्राइंगल है इस पर फोकस करो। आप यहाँ पे देखेंगे कि OB और OC इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्वल हो गए ना ये। उससे क्या होगा कि ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसमें क्या होता है कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ओके, तो ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, और इस वजह से बिकॉज ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। और अब देखो तीनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 80 + x इज इक्वल टू 180। ठीक, तो 2x हो गया 180 - 80, यानी
100 और x निकल जाएगा क्या 100/250। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। ठीक है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का गिवन है ये। और क्या पूछा है, व्यास पूछा है, डायमीटर। ओके, तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी अर्धगोले का, यानी जो हेमिस्फीयर होता है ना आधा गोला, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो इसका तो होता है 2πr², जो ये कर्व्ड वाला हिस्सा है वक्र पृष्ठ, और ऊपर वाला जो होता है ये πr² होता है। तो इस वजह से जो टोटल है इसका सरफेस एरिया ये हो जाता है 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो हो जाता है 3πr², और ये क्वेश्चन में गिवन है 4158। समझ गए ना, ये जो है टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, और वो यहाँ पर गिवन है। ये फॉर्मूला होता है, ये गिवन है। हमने पहले आर निकालना है, और आर निकल जाएगा तो डायमीटर तो रेडियस का डबल ही होता है। तो यहाँ पर ये 3 इंटू 22/7 इंटू r², ये है 4158। ठीक, r² हो जाएगा 4158 इंटू 7/3 इंटू 22। ओके, और अब 11 से कटेगा ये, 11 3 33, 8 5 11 7 77, 8 8 8, फिर 2 से कटेगा ये, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 3 9। ठीक है, इतना हो गया 63 गुणा क्या हो गया 63 गुणा 7। तो जब हम r निकालेंगे तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 63 गुणा 7। 63 जो है ये 9 सते 63 होता है ना। समझ आ रहा है सब कैलकुलेशन वगैरह। अब देखो 9 का तो 3 हो जाता है, ये तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और यहाँ पे 7 2 बार है तो एक बारी बन के बाहर आ जाएगा, और ये 21 आ जाएगा। अब रेडियस 21 है तो इसकी डायमीटर क्या होगी, जिसको हम व्यास कहते हैं, ये इसकी डबल होगी, यानी 2 इंटू 21, और ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, जब x 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x²। वैसे अब ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सीधे यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 4, 8 प्लस 6 माइनस 4, 14 माइनस 4, और ये 10 आ गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसमें आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है, तो फिर तो आपको प्रॉपर वे में करना होगा ना। तो फिर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे कि माना, यानी लेट, ये लिखेंगे, और x की जगह पे हम रखेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे हम। टू इंटू 4 प्लस 6 माइनस 4, तो ये हुआ 4 दूने 8 प्लस 6 माइनस 4, 14 माइनस 4, और ये आया है 10। हमारा आंसर 10 है। ओके, 9th पार्ट है, वह बिंदु जिसका कोटि 3 है जो y अक्ष पर स्थित है कौन सा है। क्या बिंदु होता है, देखो कोटि यानी ऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो जब हम कोई पॉइंट लिखते हैं, कोई बिंदु लिखते हैं, एक उसमें x और एक y होता है, तो इसको हम कहते हैं एब्सिसा, यानी भुज, और ये होता है ऑर्डिनेट यानी कोटि। तो ये तो पक्की बात है कि जिस बिंदु की बात हो रही है उसमें यहाँ पे क्या है, 3 है। अच्छा, अब दूसरी बात है y अक्ष पर स्थित है। तो कोई भी बिंदु
देखो यह है x अक्ष, ये y अक्ष है। जो x अक्ष पर होता है इसमें y 0 होता है, यानी देखो x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। तो जो y तो हमें अब पता था 3 है, तो x क्या है, x 0 होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। और 3 ये है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसका ऑर्डिनेट 3 है, यानी कोटि 3 है, तो ये 3 है, यानी बिंदु है 0 3। ऑप्शन डी करेक्ट है। समझे आप? यानी देखो यहाँ 0 क्यों है? क्योंकि जो बिंदु है ये y अक्ष पर है ना, जो पॉइंट है y एक्सिस पर है, तो इसलिए ये 0 है। ये 3 क्यों है? क्योंकि लिखा है साफ के ऑर्डिनेट 3 है, ये ऑर्डिनेट होता है। समझ गए? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये सब दिया। पहले तो एक चतुर्भुज बना देते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD, और इसके दो विकर्ण हैं AC और BD। ठीक है, अब क्या क्या दिया है इसमें? DAC 32 अंश है, तो ये 32 अंश है। AOB 70 है, AOB 70 है। DBC हमने ज्ञात करना है, DBC यानी ये कोण ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा ये? तो देखो यहां पर आप देखो, ये और ये तो समांतर हैं, है ना, पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा। कैसे? ये हैं एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये 32 हो गया। और अब एक और गुण होता है त्रिभुजों का, ये है देखो, ये बहिष्कोण, ये अगर हम लाइन को बढ़ा दें तो ये कोण बनता है बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। और ये होता है, ये जो सामने के दो अंदर के एंगल्स हैं, इनके योग के बराबर होता है। अगर इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। देखो ये एक्सटीरियर है, बहिष्कोण है, मान लो कि ये एक्स है ना, तो ये एक एक्स है और ये 32 है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। तो बेसिकली इन दोनों को प्लस करके ये आता है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, x प्लस 32 बराबर 70, और x आ जाएगा 70 माइनस 32 यानी 38, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या है? देखो एक समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसके मध्य बिंदुओं को, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें आपस में, तो क्या बनेगा, कौन सी आकृति बनेगी? तो इस तरह से ये फिगर बनेगा। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास समचतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर और ये जो आकृति बनी, ये क्या बनेगी? तो पहले मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये है आयत, रेक्टेंगल। अब ये क्यों है ऐसा? तो सिंपल ये है कि अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी 90 अंश है। तो अब देखो इतना लंबा तो हम करेंगे नहीं, एक नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूं। तो क्या है कि ये और ये बराबर है, और ये बराबर है किससे? ये मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से बराबर है। ये और ये भी बराबर है, सेम मध्य बिंदु प्रमेय। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है कि ये 90 है और ये जो छोटा सा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये दोनों समांतर हैं, तो ये भी समांतर हैं, तो ये एक बन जाता है क्या, ये एक पैरेललोग्राम हम जिसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज बन जाता है, जिसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये 90 है, तो ये आयत में ही तो ऐसा होता है, ये आयत है।
रेक्टेंगल। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर जो ये फिगर दिया है इससे हमने फाइंड करना है एंगल बी ए सी। ये कोण क्या है ये हमने ज्ञात करना है। ओके, वैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x + 20 लिखा है। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये है 2x + 20, ये है 50। ओके, अब कैसे पता चलेगा? तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखा है ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजाएं बराबर हैं। अगर ये भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, है ना? ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय होती है। ये दोनों बराबर हो गए, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो उन्होंने उन्होंने ये नहीं बोला है कि एक्स बताओ, उन्होंने बस बोला है कि ये कोण बताओ, कोण BAC। तो ये क्या होगा, ये वही होगा जो ये कोण है, यानी 50। सिंपल, समझे? अब ये 13 पार्ट है, हमने इसका मान याद करना है। तो देखो 32 की घात 1/5। सबसे पहली बात तो ये है कि 32 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। 16, 8, 4, 2, 1। तो क्या हुआ ये 2 की घात 5। यहाँ पे ये होगा 1, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होता है। 64 आप जानते हैं 8 का वर्ग होता है। तो इससे ये कटा, 5 से 5 कट गया, है ना? मतलब 5 का ऐसे गुणा होता है ना, तो ये कट जाएगा। ऐसे 2 का भी इससे गुणा होगा तो ये कट जाएगा। ये आएगा 2 की घात में 1 यानी 2, ये 1, और ये भी 8 की घात में 1 यानी 8। तो ये होगा 8 8 2 10 11। ऑप्शन डी करेक्ट है। 14th है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर है, इसमें x + y हमने ज्ञात करना है। देखो फिगर अगर नहीं समझ आ रहा है मैं बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये है, ये है, ये 90 है, ये x है और ये y है। तो x + y क्या होगा? तो यहाँ पर देखो ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? बिकॉज ये है सेम, इनको कहते हैं सेम वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप सोचो कि ये बिल्कुल सेम के ऊपर ये एंगल है और इसी आधार के ऊपर ये भी एंगल है ना? ये जो है BC, इसी के ऊपर ये एंगल है BAC और इसी के ऊपर ये एंगल है BDC। दोनों का आधार एक जैसा है, तो इसीलिए कोण बराबर होंगे, पहली बात। और अब फिर हम यहाँ पर वही गुण लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, याद है? इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि किसी त्रिभुज में ये जो बाहर का कोण होता है ये बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है, जो सामने सम्मुख अंतःकोण है। तो ये 90 है ना, 90 बराबर होगा x + y। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y बराबर 90। समझे आप? तो ये x है तो ये x हुआ, और अब इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है, ये 90 अंश इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो x + y बराबर 90। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 15th पार्ट है 8³ गुणा 2⁴। इसको सरल करके क्या प्राप्त होता है? अच्छा, आप ऑप्शन देखेंगे तो कोई सीधा नंबर नहीं है, ये भी ऐसे ही पावर में है, ठीक है? चलो, पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पे कुछ भी हिसाब किताब में करना हो तो आधार एक जैसे होने चाहिए। तो ये 8 है, ये 2 है, तो दोनों एक जैसे बनाओ, यानी इसको चेंज कर लो। 8 होता है 2 की घात 3 होता है ना भाई, 2 × 2 × 2 8 होता है, 2 × 4 = 8। तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो है ही, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 × 9 गुणा 2 की घात 4। तो क्या हुआ ये 2 की घात, अब आधार एक जैसे हैं तो इनका आपस में हिसाब किताब कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा है, जब गुणा होता है आधार एक जैसा होता है, गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, और ये हो जाएगा 2⁻13, और ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है? और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा ये वीडियो। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और अपने एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करें।